वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर ऑफ एचडीएफसी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स। ये न्यू फंड ऑफर 16 अप्रैल को खुल के 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। और ये एसेट एलोकेटर फंड जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है, इसमें खास बात क्या है कि जिस तरह से सभी एसेट एलोकेशन फंड होते हैं उनमें पहली बात तो ये फंड ऑफ फंड है, क्योंकि फंड ऑफ फंड मीन्स पैसिव इन्वेस्टमेंट दूसरे फंड में करेगी। और दूसरी बात ये है कि ये इन्वेस्टमेंट करेगी इक्विटी, डेट और गोल्ड ईटीएफ, तीन असेट क्लास में उसका इन्वेस्टमेंट होगा। और मिक्स जो है असेट मिक्स डिफाइन मैनेज हो इस तरह से किया जाएगा कि जो है जिस तरह से उसके प्रोस्पेक्ट पर्टिकुलर असेट क्लास के रहेंगे। जैसे आपको कभी कभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल इस तरह का होता है कि डेट स्कीम में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और कभी पिछले समय में देखा गया है कि गोल्ड में भी काफी जो है, बट गोल्ड में निवेश इनका जो है हेज के रूप में करने का इरादा है। बेसिकली डाइवर्सिफाइड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो परसेंटेज अप टू काफी बड़ा परसेंटेज उसमें जाने वाला है। और उसके लिए क्या करेंगे, इन हाउस मॉडल करेंगे वैल्यूएशन पैरामीटर के साथ। जो वैल्यूएशन पैरामीटर बेस्ड होंगे प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक, उसी के हिसाब से अलोकेशन इक्विटी, डेट और गोल्ड में डिसाइड किया जाएगा। और जो है इसमें ऐसा है कि 40 से 80% इक्विटी में निवेश होगा, 10 से 50% डेट में होगा और 10 से 30% गोल्ड में होगा। तो आप समझ लीजिए अगर 80% इक्विटी में होगा तो 10% डेट में, 10% गोल्ड में, मिनिमम 10% गोल्ड में निवेश करने का इनका प्लान है। तो मोस्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो है वो एचडीएफसी के अपने डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 80 से 100% में इसका इक्विटी एलोकेशन होने वाला। तो ये इसकी बेसिकली मोटी मोटी आउटलाइन है। तो इस तरह का है एसेट एलोकेशन फंड के बारे में आपको जानना है। उसके इसमें निवेश करने की पहले उसमें थोड़ा जानकारी इस प्रेजेंटेशन के जरिए शेयर किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जैसा कि सेबी का सर्कुलर 6 अक्टूबर 2017 का, जिसमें जो है कैटेगराइजेशन किया गया म्यूचुअल फंड स्कीम का, और उसमें जो 5 मेजर कैटेगरी, उसमें इक्विटी फंड, दूसरा है डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम। तो अदर स्कीम के अंदर इंडेक्स फंड, ईटीएफ एंड एफओएफ दो कैटेगरी आती हैं। और ये फंड जो है एफओएफ कैटेगरी में आता है। इक्विटी कैटेगरी में पहले 10 स्कीम हुआ करती थी और अभी 11 हो गई। ये जो सर्कुलर आया है सितंबर 11 के बाद नवंबर 6 2020 का, और ये उनके अंदर सब कैटेगरी के बारे में ये इस ग्राफिक के पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया। फंड ऑफ फंड क्या होता है कि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन अंडरलाइंग फंड 95% टोटल असेट, ये उसका रिक्वायरमेंट है। और ओपन एंडेड फंड और फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन फंड, उसमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक में उसको मेंशन करना पड़ेगा कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ फंड्स और कंफ्यूजन जो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें दो चीज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात है एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में आपको निवेश करना है कि नहीं करना। अगर करना तो एचडीएफसी में करना, तो क्यों करना है। तो उसमें क्या होता है कि टाइमिंग करना है मार्केट का। टाइमिंग कोई कर नहीं पाया तो उसमें ये फंड हाउस भी टाइमिंग कर पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इनका ये कहना है कि दे हैव सम मॉडल और उसके हिसाब से जो है वो अपना असेट एलोकेशन को टाइम टू टाइम चेंज करेंगे, वो कुछ प्री डिसाइडेड पैरामीटर के बेसिस पे। तो उसमें होता है कि इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में अगर उस चीज़ को नहीं करते तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहता है, और डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहते थे पोर्टफोलियो रिस्क का बाजार गिरती है तो पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो जो है डाउन हो जाता है। तो उस और दूसरा क्या है कि इन्वेस्टर की अगर डाइवर्सिफिकेशन नीड है तो इनका ये फंड ऑफर करने का आइडिया ये है कि इन्वेस्टर अकेले एक इन्वेस्टर इक्विटी में निवेश करे, गोल्ड में निवेश करे या डेट में निवेश करे, ये सब झंझट से उसको छुटकारा मिल जाए और वो इस फंड में निवेश कर दे। तो उसका निवेश जो है समय के अनुसार इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में जो है समय समय पे रहेगा और समय समय पे रीबैलेंसिंग होगा, सो दैट उसको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। और उससे एसोसिएटेड जो टैक्सेस बेनिफिट मिलेंगे वो भी जो है, जो म्यूचुअल फंड निवेश की एक खास बात होती है
कि अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर असेट क्लास से आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको टैक्स इंसिडेंस होगा, मगर अगर म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया हुआ है तो टैक्स इंसिडेंस जब होगा जब आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करेंगे। लेकिन जब म्यूचुअल फंड शेयर बेचता है या कुछ करता है तो उस समय टैक्स इंसिडेंस इन्वेस्टर के ऊपर नहीं आता है। तो ये बेसिकली इसका जो लॉन्च करने का वजह इस तरह की है, निवेशक को एक अलग से जो है एक पोर्टफोलियो टाइप का जो है asset allocated in means reasonable डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी डेट एंड गोल्ड उसमें करके प्रेस किया गया। तो इसमें asset allocation से मतलब क्या समझते हैं? ऑन एन एवरेज 90% ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न एंड 100% ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ रिटर्न इज एक्सप्लेन्ड बाय asset allocation। जो रिटर्न होते हैं बेसिकली asset allocation है। मार्केट बढ़ रही है, आपका इक्विटी में allocation नहीं है तो आपका रिटर्न कुछ आएगा नहीं। मार्केट घट रही है, इक्विटी में अगर निवेश है पूरा तो भी आपको फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो पूरा मार्केट के साथ साथ डाउन हो जाएगा। तो कितना अच्छा हो जब मार्केट इक्विटी मार्केट बढ़ती है तो आपका इक्विटी में निवेश होना चाहिए, जब डेट मार्केट बढ़ती है तो डेट में आपका निवेश होना चाहिए, इक्विटी में कम होना चाहिए। इक्विटी गिरती है तो इक्विटी में कम होना। तो उस तरह की चीज अगर चाहते हैं, हर एक इंसान चाहता है, मगर प्रैक्टिकली कितना होता है उसके लिए क्या करते हैं, मॉडल को पिछले जो डाटा है 8 साल 10 साल 12 साल उसके साथ में बैक टेस्टिंग करते हैं, जो अपना कुछ मॉडल बनाते हैं और उसके हिसाब से दिखाते हैं कि हमारे इसमें इस तरह का जो इस प्रेजेंटेशन का भी पार्ट है देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि अगर आपने इक्विटी में निवेश कर दिया तो मार्केट रिटर्न की वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। अभी जैसे देखिए मार्च में कितना घट गया था और एक मार्च से दूसरी मार्च आई तो बहुत सारा मार्केट जो इंडेक्स निफ्टी वगैरह बहुत बढ़ गई। तो उसमें क्या है कि जो वो वॉलेटिलिटी को खत्म करने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए डाइवर्सिफिकेशन होता है। और डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको एसेट एलोकेशन की जरूरत पड़ती है। और एसेट एलोकेशन आप खुद अगर नहीं कर सकते तो आप जो फंड मैनेजर को दे दीजिए और एसेट एलोकेशन फंड में एफआईएफ में निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेशक जो अपने आप अपना एसेट एलोकेशन नहीं करना चाहते उनके लिए फंड एक बेहतर एक ऑप्शन है। तो होता क्या है असेट एलोकेशन में क्या होता है कि कभी आपने जैसा भी देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर साल में 2008 से 2011 एक गोल्ड दिया हो येलो कलर का, गोल्ड ने 20% रिटर्न दिया, इक्विटी ने रिटर्न दिया नहीं, डेट ने रिटर्न दिया नहीं। इक्विटी रिटर्न 7%, डेट का रिटर्न 5% है। ये दिस वाज सीन, ये 3 साल की कहानी है। उसके पहले के जो 5 साल की कहानी थी उसमें इक्विटी का रिटर्न 37% है CAGR और गोल्ड का रिटर्न जो 19% है, डेट का रिटर्न 5% है। उसके पहले साल जो 0 से 2000 से 2003 के बीच में डेट का रिटर्न 10% था, इक्विटी का रिटर्न 20% था। तो इस तरह का चलता रहता। फिर ये जो है अभी आया जो 20 का मार्केट है वो डाउन हो गया अभी ये, उसके बाद जो है पोस्ट करेक्शन रैली उसमें इक्विटी का सेट रिटर्न बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह का जो साइकिलिकल चलता रहता है, कभी इक्विटी यहाँ पे माइनस हो गया, 2 बार इधर माइनस हो गया इक्विटी, इस तरह का चलता है। अभी विद इन इक्विटी क्या है, अलग अलग क्लास में उनको गिना जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो क्या है टाइम टू टाइम कभी लार्ज कैप आउट परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप। तो अगर जिस हिसाब से एसेट लोकेशन आपका है, लार्ज कैप में ज्यादा निवेश है तो लार्ज कैप में बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, और अगर मिड कैप में स्मॉल का आपका ज्यादा निवेश है और मिड कैप बढ़ रहा है तो आपको फायदा, मिड कैप नहीं बढ़ रहा तो फायदा नहीं होगा। और स्मॉल कैप बढ़ रहा है और स्मॉल कैप में आपका निवेश है तो आपको फायदा होगा, और स्मॉल कैप में निवेश नहीं है तो फायदा नहीं होगा। इस तरह का चलता रहता है उसका रैंकिंग। तो इसमें दूसरा ये है डिफरेंट असेट क्लास है डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, उनका रिस्क प्रोफाइल अलग अलग रहता है। असेट एलोकेशन में लीड टू बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये रिटर्न आपका तभी जो है इससे मोस्ट important key to successful investing can be summed up in just 2 words, and that those 2 words are asset allocation. तो asset allocation के benefit क्या है? Why asset allocation is crucial? Each asset class behave differently across different economic cycles. It reduces dependency on single asset class to generate return, or it mitigate volatility of portfolio return. How can investor implement asset allocation? Determine financial goal, asset risk appetite, determine the optimal asset allocation, invest in different asset class directly and rebalance portfolio periodically. Invest in asset allocation fund, म्यूचुअल फंड, ये तरीका है कि इस तरीके से आपको जो पूरा जो है काम एक बार में हो जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोरिलेशन रहता है asset correlation is a measure of how asset class move in relation to one another over a period of time.
correlation coefficient can range from -1 to +1. When assets move in same direction at the same time, they are considered to be positively correlated. Or when one asset tends to move up and other asset goes down, the two assets are considered to be negatively correlated. इस तरह का ये स्टोरी चलता रहता है. पावर ऑफ एसेट एलोकेशन क्या है कि जब क्या है कि जब कॉम्बिनेशन अपने इक्विटी डेट और गोल्ड का क्या 60-30-10 में है, तो यू वुड हैव यील्डेड रिटर्न स्लाइटली लोअर देन इक्विटी, तो एसेट एलोकेशन नुकसान हो गया. लेकिन वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, इससे अंडरलाइन इंपॉर्टेंस एसेट ऑफ एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन का आपको फायदा नजर उसमें आएगा जब मार्केट होगा डाउन, इक्विटी मार्केट डाउन होगा तब. ऑल एसेट एलोकेशन बाय इन्वेस्टर नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन. तो इसमें क्या है कि जब प्राइस वैल्यूएशन मींस प्राइस अर्निंग लेस देन 20, प्राइस अर्निंग मोर देन 20, क्युमुलेटिव. लेकिन क्या होता है कि जो मार्केट में टेंडेंसी रहती है कि जब सस्ते बाजार में लोग घबरा के बेच देते हैं और बड़े बाजार में जो है ग्रीड आ जाती है और ग्रीड में खरीदे. तो बेसिकली ये सब थ्योरी होने के बावजूद भी जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होती है और जो है इस तरीके से रिटर्न पे बुरा असर पड़ता है. तो सॉल्यूशन ये है कि हमको सिंपल सॉल्यूशन ये है कि सिस्टमेटिक एंड प्रोसेस ड्रिवन एलोकेशन करना है, जिससे कि हमको ये जो है नुकसान नहीं हो समय समय पे. तो इस फंड हाउस ने क्या किया, HDFC म्यूचुअल फंड ने HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड लॉन्च किया. उसमें कहना यह है कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में 40 से 80% उसका निवेश जाएगा, डेट में 10 से 50% जाएगा और गोल्ड ETF में 10 से 30% निवेश होगा. इस प्रकार से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम में 95% से 100% तक का इसका एसेट एलोकेशन किया जाएगा. अब होता क्या है कि एक जो है इन्होंने मॉडल बनाया और मॉडल के बेस पे वो एसेट एलोकेशन वैल्यूएशन जो भी मार्केट की है और तो उसमें प्राइस अर्निंग है और 1 ईयर फॉरवर्ड पी, ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू बुक अर्निंग, यील्ड और जीसेक यील्ड, इन सब के बेसिस पे जो है मॉडल में उसको एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग किया जाएगा. तो अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी नवंबर एंड में, तो निफ्टी का लेवल था 5673, इक्विटी एलोकेशन 47%. अक्टूबर 8 में ये जो है निफ्टी का लेवल वो घट गया और एलोकेशन जो है 80% उस समय हो गया. तो इस तरीके से जो एसेट एलोकेशन जो है इसमें निफ्टी के लेवल के हिसाब से उसको चेंज किया. गोल्ड का एलोकेशन वो हेज के रूप में खाली काम करता है और टैक्टिकल बेस एलोकेशन जो 75% से 100% इक्विटी में रहेगा और इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, और टैक्टिकल एलोकेशन 0 से 25% जो है वो दूसरी कैटेगरी ऑफ MMF स्कीम में रहेगा. एसेट एलोकेशन का एक बड़ा फायदा ये है कि जब मार्केट करेक्ट करती है, आप बढ़ती मार्केट में आपका इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा है और मार्केट करेक्ट होती है तो वो उसी हिसाब से घट जाता है. तो वो एसेट एलोकेशन ठीक ठाक अगर आपने किया होगा तो वो घटेगा नहीं. ये आपका एडवांटेज एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करने से ये, और या आपका एसेट एलोकेशन अदरवाइज आप इंडिविजुअली कर रहे हैं या फंड हाउस के बेस पे, फंड के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपको एक बेनिफिट एडवांटेज मिल जाएगा. तो HDFC एसेट एलोकेटर फंड क्यों दिया कि टाइमिंग द मार्केट ऑफ वेरियस एसेट क्लास इज डिफिकल्ट, ये कारण एक बताया. दूसरा, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन लीड टू हायर वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन कम करेंगे तो रिटर्न जो है वोलेटाइल हो जाएंगे. फिर कंबाइनिंग नेगेटिवली कोरिलेटेड लेस कोरिलेटेड एसेट क्लास टू रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क. और HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड ने क्या किया कि ये ऑप्शन दिया गया इन्वेस्टर को कि ये जो इस तरह से आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा और डेब्ट का टैक्सेशन विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, ये जो है आपको जो है म्यूचुअल फंड निवेश में मिलता है, वो जानकारी इसमें निवेश के साथ साथ आपको मिल जाएगा. ये फंड पर्टिकुलरली बात करेंगे तो अमित गनात्रा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लिए, अनिल बम्बोली डेट ओरिएंटेड स्कीम के लिए और किशन कुमार डागा गोल्ड ETF के लिए. डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ये इस तरह की है. ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है. एग्जिट लोड नॉट एप्लीकेबल, एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल. एग्जिट लोड जो है ये दिया हुआ है 15% इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच परचेस स्विच. 15% लिमिट में बी रिडीम्ड विदाउट एनी एग्जिट लोड. बेंचमार्क 90% निफ्टी
50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 65.35 TR और 10% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। इस तरह से इसकी बेंचमार्क। वो इतनी कॉम्प्लेक्स बेंचमार्क है तो आमतौर पे आपको पता उसको लगता नहीं है। अभी सवाल ये आता है कि हमको एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में निवेश करना है या नहीं करना। पहली बात, फंड ऑफ फंड में क्यों निवेश करना है? जब हम समझते हैं कि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में निवेश करो, आपको आसानी से उसका सब कुछ जानकारी मिलता है। तो इसका जानकारी बाकी लोग करते कि नहीं करते, इससे थोड़ा जानकारी मिलेगा। जो इक्विटी में निवेश है एज ऑन 31 मार्च, AUM कितना है? नेट AUM एज ऑन 31 मार्च जो है इक्विटी के अंदर है 9,80,000 करोड़, और एवरेज जो है वो 9,82,000 करोड़ था, 79,367 इतना है इक्विटी के अंदर। टोटल है 31,42,000। बाकी किधर है? बाकी जो है आपका ये हाई सॉल्यूशन ओरिएंटेड में हो गया 3,50,000, और जो बाकी जो इधर हो गया ये अदर स्कीम में 3,21 और डेट में 13 लाख। डेट में ज़्यादा है इक्विटी के मुकाबले। और लेकिन FOF जो कैटेगरी में ये आ रहे हैं उसमें भी 27,000 करोड़ खाली है एंड ऑफ मार्च में। तो बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों में पैसा नहीं लगाते। ये मान के चलिए, यदि आप समझते हैं कि जो फंड हाउस आपको एक ऑफर दे रहा है और उसमें आपको फ़ायदा है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग बाजार में नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगाया जाता है। और जब जहाँ तक फंड हाउस का सवाल है, तो फंड हाउस में अभी पहली बार ऐसा देखने में आया कि SBI म्यूचुअल फंड का जो AUM है, बड़े फंड हाउस में होने से अलग फायदे रहते हैं, तो 5 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। उसके अलावा HDFC और ICICI, ये HDFC दूसरे नंबर पे, ICICI तीसरे नंबर पे है। तो अगर आपको निवेश करना HDFC म्यूचुअल फंड में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करना है, आपने मन बना लिया है और आप चाहते हैं कि झंझट में जो है डेट से इक्विटी और सब करने की झंझट में नहीं रहे, तो आप एसेट एलोकेटर फंड में निवेश कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करना है तो HDFC फंड में कर सकते हैं। उसमें कोई अच्छा फंड है, फंड हाउस है, और अच्छा उसका जो है ये साइज है एसेट वगैरह का, तो इसलिए वो सब जो कॉस्टिंग वगैरह पे उसका फर्क पड़ता है जो आपका चार्ज किया जाता है फंड हाउस को। बाकी एसेट एलोकेटर फंड के बारे में एक और हम यह जानकारी जो शेयर कर रहे हैं वो ये है कि जो पिछले अगर 10 साल के आप रिटर्न देखते हैं, तो एक लार्ज कैप कैटेगरी के रिटर्न देख लीजिए, मिड कैप के देख लीजिए, स्मॉल कैप के देख लीजिए, एसेट एलोकेटर के देख लीजिए, फ्लेक्सी कैप के देख लीजिए। तो इनमें क्या होता है कि जो 10 साल के रिटर्न अगर आप देखते हैं मिड कैप लार्ज कैप फंड के, तो ये टॉप 2 हमने लिया खाली 10 ईयर कैटेगरी में, तो 13.5 14.5% इस तरह के रिटर्न उनके CAGR कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट देखने को मिली है लार्ज कैप कैटेगरी में। टॉप में इतना मिला है। और जब अगर मिड कैप कैटेगरी में आप आते हैं तो आप में उसको आपको मिला 18% से लगा के 16% तक, जो है टॉप जो है हमने 7-8 फंड का लिया 10 साल का रिटर्न, तो 16 से 18% के बीच में आपको आता है, जबकि लार्ज कैप में 13-14% के आसपास मिला। जबकि स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप में आपको 13 से लगा के 19% तक मिला। तो लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप के ऑलमोस्ट आसपास ही हैं, इस तरह के रिटर्न आपको मिलते हैं। एक कैटेगरी जो पहले मल्टी कैप होती थी वो अभी फ्लेक्सी कैप हो गई मेजर उसमें, तो उनमें भी करीब 14% के रिटर्न मिले। और उसके अलावा जब एसेट एलोकेटर कैटेगरी में आते तो आपके रिटर्न जो है 8 से जो है 10-11% के बीच में है। ये आपको जान लेना है कि आपको इतना सब जो किया, जो आपने गोल्ड में किया, इक्विटी से डेट में किया, डेट से गोल्ड में किया, गोल्ड से डेट में किया, डेट से इक्विटी में किया, ये सब पूरा एसेट एलोकेशन सब करने के बाद फाइनली क्या एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड, व्हाट इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन्वेस्टर को चाहिए कि उसके पैसे से पैसा, अच्छा पैसा, बड़ा पैसा बनना चाहिए। और 10 साल का अगर हम पीरियड देखते हैं, 10 साल का पीरियड छोटा नहीं होता, और 10 साल के पीरियड में अगर फंड मैनेजर आपको पैसा बना के नहीं दिया तो उसका सब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप जो है ये मिड कैप में निवेश कीजिए और जो 10-15 साल के आप पैसा डाल के इसमें भूल जाइए। और अगर आपको लगता है कि आप ये जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं, तो आप जो है इसमें एसेट एलोकेटर फंड की NFO में पैसा डाल सकते हैं। तो ये सब जानकारी था जो शेयर किया गया आपके साथ। तो उम्मीद है कि ये समझ में आएगा आपको। और यदि आप समझते हैं कि एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करना, तो HDFC एज ए फंड हाउस बहुत अच्छा है, और वो जो इसका परफॉर्मेंस रीजनेबल विद इन दिस एसेट क्लास, मतलब विद इन एसेट एलोकेटर फंड्स में HDFC के एसेट एलोकेटर फंड की ऐसा उम्मीद है वो ठीक से मैनेज करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई, तो वीडियो पसंद आई तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे यूट्यूब में मिलेगा,
और वो लिंक जो है आपको Viewsonsy 2 जो है आपको ट्विटर में भी मिल जाएगा और बाकी यूट्यूब में तो मिलेगा ही। अगर आप सब्सक्राइब किया तो जो है कोई आपको सब एसेट पूरा मतलब जानकारी चैनल में जो भी पब्लिश होता है उसकी फटाफट और जो भी डेवलपमेंट होते हैं कमेंट आते हैं सब पूरा जानकारी मिल जाएगा। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।